नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान खत्म होने वाला है। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा की। रमजान उल मुबारक माह का आखिरी जुम्मा इस बार 5 अप्रैल को पड़ा। अलविदा जुम्मा ईद से ठीक पहले आखिरी शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये बड़ा पर्व है। अलविदा जुम्मा को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन अलविदा की नमाज के समय जो दुआ मांगी जाती है वे पूरी होती है। गौरतलब है कि माह ए रमजान अब रुखसत हो चला है। एक तरफ जहां पवित्र माह रमजान की विदाई का लोगों को गम है, तो वहीं सबसे बड़े त्योहार ईद के आमद की खुशियां भी उनके अंदर व्याप्त है। शुक्रवार को मुस्लिम बंधुओं ने अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में पूरे अकीदत के साथ अता की गई। जामा मस्जिद में मौलाना ने नमाज पढ़ाई। इस अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिदों में भारी भीड़ उमड़ी। कहना ना होगा कि शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज उठे हजारों हाथों ने मुल्क व जनपद की तरक्की की कामना की। भारी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी जुमा की नमाज को लेकर हर चेहरे पर रौनक दिखाई दी और इसी के साथ साथ लोगों की ईद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। अलविदा जुमा के अवसर पर ज़कात व फितरा मांगने वालों की भीड़ सभी मस्जिदों के पास देखी गई। बहुत बढ़िया रहा, बहुत शांति तरीके से, और बहुत दिन बाद जो है, जैसे पिछले कई सालों से कोरोना चल रहा था तो इस तरीके से नमाज हम लोग जो है एकजुट होकर नहीं पढ़ पा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ते थे। लेकिन अब वो कोरोना वगैरह चला गया, महामारी चली गई। आज हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। भाई दुआ मांगे हैं, अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए दुआ मांगे हैं, और जगह जगह पे जो नफ़रत लोग फैलाते उससे लोगों को छुटकारा मिले और उसके बुद्धि आवे। जुमा जो है यहाँ बहुत हमेशा हर साल जो है कायदे से होता है, इज्जत से होता है,
और बड़ी भीड़ होती है और मौलाना एक से एक रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक। क्या मांगा? अल्लाह, अरे हम मांगेंगे अपनी ज़िंदगी, मांगेंगे अपनी बाल बच्चों की वो मांगेंगे, अपनी हिफाजत मांगेंगे, और क्या मांगेंगे। 1 महीने के रोज़ा रहने के बाद क्या हैं? नहीं, हर जुमे को नमाज होती है, ये अफजल नमाज है, ये अलविदा नहीं, ये अब आखिर है, विदाई है। चुनाव के दौरान असलहा जमा करने के लिए अब पुलिस किसी पर दबाव नहीं बना सकती है। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। अब स्क्रीनिंग कमेटी को असलहा जमा करने का कारण बताना होगा। जिले में कुल 17,542 लाइसेंसी असलहा धारक हैं, जिनमें से अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग 6,000 से अधिक असलहे जमा कराए जा चुके हैं। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पुलिस प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारियों के असलहों का जमा करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। प्रयागराज हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसी के असलहे को दबाव बनाकर जमा कराने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद अब सरकार की ओर से भी इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी का असलहा जमा करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी यह निर्धारित करेगी कि अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाना क्यों जरूरी है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एक आदेश जारी करेगी, जिसके आधार पर अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाएगा। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने असलहा न जमा कराने का एक आदेश जारी किया, जिसके क्रम में शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार असलहों को जमा करने का आदेश स्क्रीनिंग कमेटी कुछ बिंदुओं की जांच करने के बाद देगी, जिसके अनुसार असलहों का जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें किसी व्यक्ति का अगर आपराधिक इतिहास हो या कोई व्यक्ति यदि किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता हो, चुनाव के दौरान वह कोई अपराध कारित कर सकता हो। देखिए, 22 मार्च 2024 को माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया और उसी क्रम में शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें असलाहों को जमा कराने के संबंध में आदेश निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है मूलतः कि आम ऑर्डर पारित करते हुए, सामान्य आदेश देते हुए असलाहों को जमा ना करवाया जाए। एक स्पेशल ऑर्डर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पारित किया जाए कि किन कारणोंवश इस व्यक्ति का असला जमा कराना आवश्यक है, जैसे कि किसी का आपराधिक इतिहास है या फिर कोई चुनाव को प्रभावित कर सकता है, चुनाव में किसी तरह की अपराध कारित कर सकता है। उस तरह के एक आदेश को पारित करके स्पेशल ऑर्डर द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी पारित करे, उसी आधार पर असलाओं को जमा कराया जाए। ये आदेश हमको प्राप्त हुए, इस पे नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। आजमगढ़ के महेंद्र पुलिस ने पत्नी की हत्या कर शव जलाने के आरोप में पति को उसके भतीजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर मृतका के सिर के बाल व टूटी चूड़ी, घटना के समय पति द्वारा पहनी गई शर्ट भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार मेघनाजपुर थाना क्षेत्र के नोनीपुर उर्फ नई कोट ने स्थानीय थाने पर तहरीर दिया कि मेरी लड़की आशा देवी की शादी पहले सुरेश पुत्र रामलखन पुत्र लड्ढेपुर थाना केराकत के साथ हुई थी। उसकी 2 पुत्रियां खुशबू तथा रिंकू पैदा हुई। इसके बाद वहां से आशा का विवाह विच्छेद हो गया। तब करीब 12 वर्ष पहले मेरी पुत्री आशा की दूसरी शादी कैलाश पुत्र रामधारी निवासी सिधारी थाना मेहनगर के साथ हुई। दोनों पुत्रियां अपने ननिहाल में रहती है। कैलाश की भी पहली पत्नी से 3 लड़के पहले से थे, जिसका नाम रवि कुमार, डीएम उर्फ संदीप व टाइगर है। कैलाश पलहना ब्लॉक में सफाई कर्मी है। मेरी लड़की आशा के नाम पर लोन लिया था, फिर लेने के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर हत्या का शव जला दिया। इस सूचना पर पुलिस ने कैलाश पुत्र रामधारी, अर्जुन पुत्र सुभाष, डीएम उर्फ संदीप पुत्र कैलाश, टाइगर पुत्र कैलाश, नंदलाल पुत्र श्यामलाल, सूबेदार पुत्र श्यामलाल व विजय पुत्र सभाजीत के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने आरोपी पति कैलाश राम व भतीजा अर्जुन को पलहना चौराहा के पास से कर लिया।
पूछताछ में आरोपी पति ने बताया, मेरी चौथी पत्नी मृतका आशा अपने पहले पति की पुत्री खुशबू की शादी के लिए बार बार मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, जबकि उसकी लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था और मेरे द्वारा पूछे जाने पर वह सही ढंग से जवाब न देकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। घटना के दिन भी वह मुझसे इसी बात को लेकर किचन में झगड़ा करने लगी, जिस पर मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने उसके सिर के बालों को पकड़कर उसका सिर किचन के प्लेटफॉर्म से टकरा दिया, जिससे उसके सिर में चोट आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने लड़कों डीएम व टाइगर तथा भतीजे अर्जुन को साथ लेकर गांव के जितेंद्र राजभर को अपनी पत्नी के बीमार होने की बात बताकर इलाज कराने हेतु आजमगढ़ ले जाने की बात कहकर गांव के नंदलाल, सूबेदार व विजय को साथ लेकर मैं अपनी मित्र कपिल देव के बताने पर रात में सीधे राजघाट आजमगढ़ जाकर अपनी पत्नी को जला दिया और जितेंद्र के साथ वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। सोशल मीडिया पर 2 युवकों का असलहे के साथ प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने एसओ अहरौला को इसे संज्ञान में लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। बताते चलें कि सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा असलहों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में जिले के देवगांव क्षेत्र में एक युवती का असलहे के साथ रील बनाने का मामला प्रकाश में आया था। जांच में पाया गया कि युवती के हाथ में असलहा नहीं बल्कि लाइटर है। यह मामला तो रफदफा हो गया, लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर 2 युवकों के हाथों में असलहा लेकर प्रदर्शन करने का फोटो वायरल हो गया। यह फोटो अहरौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने एसओ अहरौला को उक्त मामले की जांच सौंप दी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि उक्त फोटो अहरौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, इसलिए इसकी जांच एसओ अहरौला को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज ही सोशल मीडिया के माध्यम से 2 व्यक्तियों का असले के साथ फोटो प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस फोटो में जो 2 व्यक्ति हैं उनको अहरौला थाना क्षेत्र का होना बताया जा रहा है, पर इनकी पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। इस सूचना को प्राप्त होते ही मैंने थाना अहरौला के थानाध्यक्ष को तत्काल इसमें जांच करने हेतु निर्देशित किया है और जांच के आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के अहरौला ब्लॉक क्षेत्र के मोलनापुर गांव के ग्रामीणों ने आवास की मांग को लेकर शुक्रवार को गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जताते हुए आवास नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई लोग आवास योजना के लिए पात्र हैं, परंतु उनका योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, जिससे उनका दैनिक दिनचर्या प्रभावित रहता है। इस संबंध में जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगाया गया, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने गांव में ही विरोध प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों से आवास की मांग को लेकर गुहार लगाया है। हम लोग को आवास नहीं मिला है। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, नारा लगा रहे थे, क्या मामला है? मामला कि हम लोग को आवास नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, आवास नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वोट इस बार? इसीलिए नहीं देंगे। अच्छा, आवास नहीं तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो क्या क्या समस्या होती है हम लोग? मकान कच्चा कुल गिरा देख रहे हैं आप। तो ब्लॉक से और जिले से सेक्रेटरी और वीडियो एडीओ कोई नहीं आते हैं? कोई नहीं आता। कोई जांच करने नहीं आते बरसात में? तो क्या आप लोग चाहते हैं? आवास? हाँ। ठीक। क्या नाम आपका? किस गांव की हैं आप? मोलनापुर। तो कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? अहरौला। और जिला कौन सा है? आजमगढ़। आजमगढ़। तो क्या समस्या आप लोगों ने आज यहाँ पर इकट्ठा हुई, क्या मामला है? हम सबके वोट नहीं, कल आवास नहीं मिल रहा है। आवास नहीं मिला है? हाँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम सबके आवास मिल जाए तो हम सब अपन वोट देंगे। हाँ। अच्छा, आप लोगों की मांग है कि अब की बार अगर आवास नहीं मिला तब की बार मतदान नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग मतदान नहीं करेंगे जब तक हम लोग आवास ना। क्यों नहीं करेंगे मतदान आप लोग? हम लोगों ने काहे मतदान करेंगे? हम सब जितने परेशानी उठाते हैं। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? घर द्वार ना हुए, बारिश में हम लोगों भीजी। अच्छा, आवास नहीं मिला आपको? ना,
आज क्या तो 20 साल से ऊपर ब्लॉक हो गए। और जिले से अधिकारी आप लोगों को नहीं आते हैं देखने? आते चापानी कोई नहीं आते, आते अपने हम लगे आते नहीं। कोई आते नहीं, इधर नहीं आप लोगों के सामने आते हैं? ना ना। तो किस तरह आप लोग बरसात में अपना जीवन व्यतीत अब करते कैसे हैं? हम लोगन अपन जीवन बिताइला कि हम ही लोगन अब जानत हई। क्योंकि अब गर्मी का महीना चल रहा है, थोड़ी देर बाद फिर बरसात आने वाला, तो कैसे आप लोग रहते हैं? अब कैसे रहीला? अब चल के घर द्वार देख ला, सब जने हम लोगन कैसे काटीला। तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हम हैं? लोगन की है मांगे, हम लोगन के कॉलोनी मिले। अच्छा, कॉलोनी मिले। हाँ। ठीक, धन्यवाद। आपका कमलेश, किस गांव की हैं आप? मुल्लापुर की। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? अरौला, जिला आजमगढ़। क्या समस्या? आज आप लोगों ने एक नारा लगाया है कि आवास नहीं तो वोट नहीं, इसका क्या मामला, क्या रीजन है, क्या ये समस्या मामला है? हमारा यही है सर, 20 साल हो गया। हमको कोई आवास नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। और द्वार भर झोपड़ी में भीजते हैं, झोपड़ी में है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो क्या ब्लॉक से और जिले से कोई अधिकारी आप लोगों को समस्या सुनने और देखने तक नहीं आते हैं क्या? नहीं आता, कोई नहीं आता चाय पानी पी के भाग जाता। तो इस समय चुनाव होने वाला है, तो आप लोग कैसे इसको देखते हैं? नहीं देखते, नहीं देंगे वोट आप? इसी बात नहीं, क्यों नहीं देंगे आप लोग इस बार? नहीं, हमारी समस्या नहीं बुझ रही है। क्या समस्या आप लोग? हमारी समस्या यही है, हम झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, इस बार आप लोग नारा है कि आवास नहीं तो वोट नहीं, यही ना? हाँ, यही है, यही मांग आप लोग की? यही है। तो क्या चाहते हैं हम लोग? हम यही चाहते हैं कि हमको आवास मिले, हमारी जिंदगी सुखी शांति, बच्चों हमारे सुखी रहे, हम उनको वोट देंगे। ठीक है। राम लगन। किस गांव के हैं आप? मुल्लापुर। और ब्लॉक कौन सा पड़ता है? अरौला। जिला? आजमगढ़। तो क्या समस्या आज आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या हमारी सबकी समस्या ये है सर कि मुल्लापुर का जो कॉलोनी है, कभी आज तक वास यहाँ पर आया नहीं, कभी भी नहीं आया। आज क्या जिसमें कि 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, आपकी प्रधानी उस प्रधानी में दिया जाएगा, लेकिन बस यही सुना करके लेकर सब लोग चले जाते हैं। घर द्वार गिर जाता है, फोटो खींच के चले जाएंगे, उसके बाद कोई पता नहीं है उसका। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो क्या चाहते हैं, और जब इस गांव में कोई वास ही नहीं है, तो किस बात से हम सब वोट दिया जाए? अच्छा, आपकी बार आवाज नहीं तो वोट नहीं? वोट नहीं, हम सब ना वोट देंगे जब तक इस गांव में कोई मतलब। कितने वोटर होंगे इस गांव में? कम से कम 3000। 3000 वोटर। हाँ। तो आपकी बार आप लोग पूरे गांव वाले ने ऐलान कर दिया है? बिल्कुल, आवास नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। जिला पंचायत के अधिकारियों ने 127.78 लाख की लागत का पूर्व में कराए गए 7 कार्यों का टेंडर जारी किया। प्रशासनिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इस मामले में प्रशासन ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मामले की शिकायत भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने डीएम विशाल भारद्वाज से की थी। इसके बाद डीएम के निर्देश पर सीडीओ परीक्षित खटाना ने 9 सदस्यीय टीम गठित की थी। प्रशासनिक जांच में शिकायत सही मिली थी। भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार जिला पंचायत की ओर से 6 दिसंबर 2023 को इसकी निविदा निकाली गई थी। निविदा की डेडलाइन 26 दिसंबर 2023 तक की गई थी। इसके कुल 106 कार्य दर्शाए गए। इसमें 8 कार्य ऐसे हैं जो पूर्व में ही हो चुके हैं। इस शिकायत को डीएम विशाल भारद्वाज ने संज्ञान में लिया। सीडीओ परीक्षित खटाना को जांच करने के निर्देश दिए। सीडीओ में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम गठित की। कमेटी की ओर से 8 कार्यों की जांच की गई। इसमें से 7 कार्यों को पूर्व में होने की शिकायत सही पाई गई। कमेटी ने जांच तैयार कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दिया। डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी। जिन कार्यों के जांच की शिकायत की गई थी वह पलहना ब्लॉक के ग्राम खुरुसो में सीसी का और इसी ग्राम में लेपन कार्य, मार्टिनगंज ब्लॉक के दीदारगंज में लेपन का कार्य, दीदारगंज के खेतासराय में रोड का लेपन कार्य, पलहनी ब्लॉक के पटखौली में सीसी रोड का कार्य, अहिरौला ब्लॉक के लेदौरा मार्ग पर सीसी रोड का कार्य, लालगंज ब्लॉक के सलेमपुर मार्ग पर लेपन कार्य, ब्लॉक तहबरपुर ग्राम तिरमुहानी पिच रोड से दुर्ग मंदिर तक सीसी रोड का कार्य जो कई माह पूर्व कराया जा चुका था। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आजमगढ़ में जो जिला पंचायत विभाग है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले से ये भ्रष्टाचार लोग करते आ रहे थे, लेकिन कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। अभी जो जानकारी मिली थी, कुछ माह पूर्व इन लोगों ने टेंडर निकाला था, जिस टेंडर में 32 से ज़्यादा ऐसे कार्य थे जो पहले ही
किसी अन्य विभाग द्वारा कराए जा चुके थे या पूर्व में इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य आवंटन कर दिया गया था और उन लोगों ने जाकर के मौके पे कार्य करवाया था। उसमें जांच के लिए मैंने 8 जगहों पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सड़क का जब जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो मंगाया तो वहाँ पे कार्य पूर्ण पाया गया। पहले से ही वहाँ पर सीसी कार्य रोड बना हुआ था, लेपन मरम्मत जो भी होना था और नए कार्य हुए थे। कुछ 7 महीने पूर्व के कार्य थे, कुछ 6 महीने पहले ही पूरे हो चुके कार्य थे। ऐसे में हो सकता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए रहे हो या क्षेत्र पंचायत के या PWD के कार्य थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया सुनियोजित तरीके से, उनके जेई, उनके एई, उनके अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत से। और जिसके बाद टेंडर निकालने के पश्चात जब मैंने शिकायत किया तो 9 अधिकारियों ने जनपद की उसकी जांच किया, जिसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में ठीक प्रकार से इनके द्वारा कराए गए कार्यों को इन लोगों ने पाया है कि इन लोगों ने गलत कार्य किया है और मेरी पूरी की पूरी जांच सही पाई गई है। ये 9 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और इन लोगों ने ये पाया है कि जो भी क्रमांक 58, 59, 60, 65 से लेकर के जो शिकायतें की गई थी वो शिकायतें सही पाई गई हैं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जिला पंचायत के लोग इसी प्रकार के कार्य करते रहे हैं। जितने भी इनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहाँ का जियो टैगिंग की फ़ोटो मंगवाई तो यह सिद्ध होता है कि इस तरह के सैकड़ों कार्य जो कि पूर्व में कराए जा चुके हैं, मिली भगत से ये लोग जिला पंचायत में टेंडर निकालते हैं और जिला पंचायत के टेंडर के पश्चात मिली भगत करके अपने ठेकेदारों, पट्टेदारों को ये लोग काम दिलाते हैं और काम दिला करके उस पैसे का प्रयोग भ्रष्टाचार में करते हैं। ये पूरा का पूरा दोष सिद्ध हो चुका है। इसमें पूरी तरीके से जेई, एई से लगाए अपर मुख्य अधिकारी की मिलीभगत है और सब कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के संरक्षण में हुआ, उनके नाक के नीचे हुआ है। या तो उनको पता नहीं है या तो वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये दोनों ही चीज़ें सामने आ रही हैं। कहाँ का है? ये विकासखंड पहला में ग्राम खुरसों में रामचंद्र प्रधान के घर से अब तक का अवशेष इसी कार्य है। इसके बाद विकासखंड मार्टिनगंज के खेतासराय में PG कॉलेज के बगल से फुलेश गांव, ये आप देख सकते हैं सड़क। विकासखंड मार्टिनगंज के दीदारगंज खेतासराय में फुलेश पूर्वा में रोड से ओम प्रकाश मिश्रा तक के घर तक का अवशेष कार्य। विकासखंड लालगंज के सलेमपुर में यमुना मौर्य के घर से संजय सिंह के घर तक लेपन कार्य का था। और विकासखंड लेदौरा आबादी संपर्क पर CC कार्य बना हुआ है। देखिए अधिकारियों के साथ आप फोटो भी देख सकते हैं। इसी तरह से विकासखंड तहबरपुर में ग्राम सभा त्रिमुहानी में पिच रोड दुर्गा मंदिर तक ये सारे रोड बन चुके हैं। और उसके साथ साथ विकासखंड पलहनी सदर गेट के सामने फौजी PCO के बगल से पटखौली का मार्ग, ये सारे कार्य बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे फ़ोटोज़ भी हैं। और बने होने के बाद ये लोगों ने टेंडर निकाला। कोई अंधा आदमी भी रहता, अगर जांच करने जाता, जिस प्रकार से जेई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, एई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि ये नया कार्य है, ये बनना चाहिए, अपर मुख्य अधिकारी ने पूरी तरह से टेंडर निकाला, तो क्या भांग पी करके टेंडर निकाला था कि देखा नहीं था इन सारी चीज़ों पे कि सड़क पहले से बनी है उसका टेंडर कर रहे हैं। ये लोग सारे लोग मिल करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैंने 1,31,00,000 रुपए के इन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें 1,11,78,000 रुपए का भ्रष्टाचार होता सिद्ध पाया गया, जिसमें इन लोगों ने पूर्व में कराए गए कार्यों का टेंडर निकाला था। और ये इतने रुपए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों ने खा लिया, लेकिन इतने रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले थे जो कि पकड़ी गई है चोरी इन लोगों की। क्या कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत थी, तो अधिकारियों के ऊपर या जिला पंचायत के ऊपर अब किस तरह की कार्रवाई आप अपेक्षित कर रहे हैं? शासन में सारा चीज़ों को भेज करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने ये पूरी जांच रिपोर्ट मंगाई थी। जिला विकास अधिकारी जी ने जांच किया था, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने किया था और मुख्य कोषाधिकारी ने किया था जांच। उसके साथ 9 बड़े अधिकारियों ने जांच किया था। तो ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जो भी संबंधित जेई, एई और अपर मुख्य अधिकारी होंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष की भी अगर भूमिका होगी तो निश्चित रूप से शासन इन सभी लोगों पे कार्रवाई करेगा और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। चाहे वो ये जिला पंचायत का विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, इस तरह के कार्य करने से पहले सोच लें। अभी भी ये लोग कई तरह के टेंडर निकाल रहे हैं और जो शिकायतें मिल रही हैं कि 32-33 ऐसे काम और हैं जिन पे इन लोगों ने पूर्व में कार्य हो चुके हैं और अभी भी उस पर टेंडर निकालने का प्रोसेस में ये लोग थे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार अब नहीं होने दिया जाएगा
और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेंगे। और समाजवादी पार्टी के तो पेट में ही भ्रष्टाचार है। सदैव समाजवादी पार्टी के लोग जिन कुर्सियों पर बैठते हैं भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी या तो उनको पता नहीं है कि उनके विभाग में क्या क्या कार्य होता है, या तो ठीक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया अपने विभाग के बारे में, या वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के कार्यों को करा रहे हैं। इस तरह के काम की आपको करता रहते हैं। जब उन लोगों ने पेपर में टेंडर का प्रकाशन देखा तो इन लोगों ने खुद स्वयं फोटो खींच करके भेजा कि ये देखिए ये सड़क तो पहले ही बनी हुई है और इसका टेंडर प्रक्रिया पेपर में निकल रही है और जिला पंचायत के द्वारा ये सामने आ रहा है। तो ये हमारे जागरूक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया, तो हम लोगों ने ये जाँच लगवाई और ये पूर्ण रूप से यह जाँच सही पाई गई है। जीरो टॉलरेंस की आपकी सरकार बात करती है, ऐसे में थाने और तमाम ऐसी जगहों पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके प्रति भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में भी पहले एंटी करप्शन का थाना नहीं था। अब एंटी करप्शन का थाना खुलने के बाद बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो दूषित मानसिकता के हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनको एंटी करप्शन के लोग पकड़ रहे हैं। और जागरूक लोग इस तरह के कार्यों में जो लगे रहते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भाई पूछा जाता है या पैसा तो उन्हीं से मांगा जाता है। अगर वो ठीक प्रकार से खुल करके आमना सामना करेंगे अधिकारियों का, तो जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये सीधे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति। बात अगर भ्रष्टाचार की हो रही है, ऐसे मामले में आज तो आपने इसको उजागर किया, मगर आने वाले समय में क्या गारंटी है कि आपको और आप इस चीज़ों को न्याय दिला पाएंगे और दोषियों को आप सजा दिला पाएंगे? निश्चित रूप से मैं प्रेस वार्ता तब कर रहा हूं जब इनका दोष सही पाया गया, शिकायतें सही पाई गई हैं और जांच होने के पश्चात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना होता तो मैं केवल जांच लगाने के बाद भी आपके बीच आ सकता था, लेकिन मैं आपके बीच में तब आया हूं जब पूरी की पूरी जांच हो चुकी है और शासन में कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से इस तरह की लड़ाई सदैव मैं लड़ता रहता हूं। पहले भी आपने देखा होगा कि अन्य विभागों के लोगों के लिए भी हम लोगों ने लड़ा है, चाहे बेसिक शिक्षा रहा हो, चाहे अन्य विभाग रहे हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव हम लोग लड़ते रहते हैं और इस तरह के कार्य योगी जी की सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी और दूसरों पर कार्रवाई होगी? भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और समाजवादी पार्टी के लोग समझ जाएं। भले ही उनके आज जनपद में 10 के 10 विधायक हैं और आज जिला पंचायत के लोग, भले ही उनके जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सपा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। और एक भी कार्य अगर इस तरह का पाया जाएगा जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो 100% उसकी जाँच करवाई जाएगी। जो जनता का पैसा है वो जनता के पास ठीक से पहुँचना चाहिए, उसमें कहीं से बीच में लेकिन नहीं लगनी चाहिए। और जिला पंचायत से लेकर के ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसी पैसे का समाजवादी पार्टी अपने पार्टी फंड में इस्तेमाल करती है, प्रचार में इस्तेमाल करती है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें सिद्ध होती पाई गई। जिला पंचायत की बोर्ड की बैठकों में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि आपके ही पार्टी के कुछ महाप्रधान हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको काम। क्या ये सब इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है? देखिए, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं तो तानाशाही है। ये अगर बोर्ड में कोई मान्य सदस्य है उसको बोलने नहीं दिया जाता है। सदन है, सदन में एक एक लोगों को अपना विषय रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कार्य माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, क्योंकि उनके पिताजी माननीय सदर से विधायक हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो उनका टेंडर निकलता है वो सर्वाधिक रूप से सदर विधानसभा से ही केंद्रित होकर के केवल सदर विधानसभा के इर्द गिर्द जगहों पर और केवल अपने समाजवादी पार्टी के लोगों के घरों तक जाने के लिए सड़क बनवाते हैं, जाने के लिए उन लोगों लेपन मरम्मत कार्य कराते हैं और पूरे 9 के 9 विधानसभा अछूती रह जाती है। 60% कार्य केवल प्रयास करते हैं कि सदर में हो। ये पूरे जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष है, पूरे जनपद का कार्य करना चाहिए। शहर के मध्य अटवरिया जी के मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की कथा वाचक परम पूज्य श्री मुरारी लाल शास्त्री के मुख से कृष्ण रस की वर्षा हुई। 5वें दिन की कथा भगवान कृष्ण के बाल लीला, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का वर्णन व्यास जी महाराज द्वारा किया गया, जिसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गोवर्धन पूजा की कथा होने के कारण भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया गया था और भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। अन्नकूट के पर्व पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अटवरिया परिवार के सदस्य ओम अग्रवाल एवं अमृत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शहर कोतवाल शशि मौली पांडे भी कथा में सम्मिलित हुए।
कथावाचक परम पूज्य श्री मुरारी लाल शास्त्री ने कहा कि अपने बचपन के समय में श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता था। इसकी वजह श्री कृष्ण को माखन खाना बेहद पसंद होना था। वह अपने घर में माखन भरा रखा होने के बाद भी मित्रों संग माखन चोरी करके खाया करते थे। बताया जाता है कि इसकी वजह उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण का मामा कंस टैक्स के रूप में ब्रजवासियों से ढेर सारा दूध, माखन और घी वसूलता था। इसी के विरोध में भगवान श्री कृष्ण साथियों संग माखन चोरी कर खा लेते थे। इसके बाद प्रभु मटकी को फोड़ भी देते थे। उनका मानना था कि ब्रज के लोगों की मेहनत का हकदार वहीं के लोग हैं, इसलिए वह माखन को चोरी कर दोस्तों को खिला दिया करते थे। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.
आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।